एक बार खड़े होकर के सर का अभिवादन करेंगे और एक साथ आप इस नारे को भी बुलंद करेंगे, चलो प्रेरित करे बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार। हमें न स्वर्ग चाहिए, न स्वर्ग खंड चाहिए, न कूटनीति चाहिए, न वचन खंड चाहिए। हमें सुबुद्धि चाहिए, विमल प्रकाश चाहिए, विनित शक्ति चाहिए, पुनित ज्ञान चाहिए, पुनित ज्ञान चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले लखीसराय की पावन भूमि को नमन करता हूं। लखीसराय में संवाद का ये दूसरा कार्यक्रम है। पहली बार पिछले वर्ष 15 मई 2022 को बालिका विद्यापीठ में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इस अभियान के अलग अलग बिंदुओं पर, दृष्टिकोण पर किस प्रकार हम योगदान कर सकते हैं, अनेक बातें साझा हुई थी। इस भूमि से मेरी बड़ी अपेक्षा है, आकांक्षा है। गंगा, क्यूल, धरोहर, नदियों की पावन धाराओं से आच्छादित भूमि प्राचीन काल से ही एक संदेश लिए हुए। अगर याद करेंगे तो सोचिए, भगवान बुद्ध 3 वर्षावास के लिए जिस क्षेत्र का चयन करते रहे होंगे, उस क्षेत्र में कुछ तो विशेष होगा, कुछ तो बात होगी जिसमें एक सिद्धार्थ से परिवर्तित गौतम बुद्ध चुनते हैं उस स्थान को, शांति का भाव होगा, ज्ञान का भाव होगा। अभी हाल में लाल पहाड़ी पर उत्खनन हुए विशाल अवशेष प्रकाश में आए एक संकेत के साथ। विश्वविद्यालयों की बात हुई, लेकिन यहाँ जो उत्खनन हुआ उसमें इस प्रकार के संकेत मिले कि कभी बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र था। महिलाएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती थी, धर्म का प्रसार करती थी। अब सोचिए किस भूमि में किस प्रकार की उस समय दृष्टि रही होगी, जहाँ महिलाएं भी उस प्रकार के भाव के साथ विद्या ग्रहण करती होंगी। आज बिहार की बात करने आया हूँ। जब बिहार की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, अपने लखीसराय की बात करते हैं, अशोक धाम की बात करते हैं, श्रृंगी ऋषि के आश्रम की बात करते हैं, लाल पहाड़ी पर जो प्रदर्श मिले उनकी बात करते हैं, मन निश्चित गौरवान्वित होता है। जो स्मरण करते हैं कि कभी चीनी यात्री ह्यूनसांग आया था आज से 1400 साल पहले, और उसने इस क्षेत्र का वर्णन किया और बताया किस प्रकार मंदिर भी हैं और ज्ञान के प्रकाश का प्रसार भी इस क्षेत्र से हो रहा है। अनेक बातें जब बिहार के संदर्भ में सोचते हैं तो पाते हैं एक अलग भूमि थी, जब रोड नहीं थे, आज की भांति जोड़ने वाली सूचना का तंत्र नहीं था, प्रौद्योगिकी नहीं थी, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम लोगों को जोड़ पाते, बात कर सकते। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन बातें लोग लाइव सुन रहे हैं कहीं और। जो बातें यहाँ हम करते हैं उसको कई दशकों बाद भी सुन पाते हैं। संवादों का प्रसार कठिन नहीं है, लेकिन उस समय जब न माइक था न किसी प्रकार के माध्यम थे, तो अपने ही बिहार से उस भारत का शासन होता था जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। उस बिहार की हम लोग बात करते हैं जिसमें कभी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था। एक एक व्यक्ति सोना दान कब देता था उस जमाने में? बैंक तो थे नहीं, लोगों के पास राशि रहती थी। लोग सोना निकाल के तब देते थे जब कोई विशेष प्रयोजन हो, और मुख्य रूप से वो विशेष प्रयोजन कब होता था? जब राज्य पर संकट आ जाए, युद्ध में जाना हो। लेकिन तिब्बत को किसी युद्ध में नहीं जाना। हर तिब्बत के लोगों ने सोना दिया था एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए विक्रमशिला से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। विक्रमशिला के एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए मंडली चली
उस राशि के साथ जो पूरे तिब्बत के लोगों ने दिया था। लेकिन तब विक्रमशिला के आचार्यों को लगा कि हम तो विश्व के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय में रहते हैं, तिब्बत जाएंगे तो आयु छीन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अधिक वर्षों तक जीवित रहे तो अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर पाएंगे, और उन्होंने मना कर दिया। मंडली वापस तिब्बत लौटी। राजा उस समय के थे लाल लामा, बड़े निराश हुए। उनको लगा कि लगता है राशि कम है, इसीलिए विक्रमशिला के आचार्य मना कर दिए। राशि लाए कैसे, जितना तिब्बत के लोग दे सकते थे दे चुके थे। तब राजा के मन में विचार आया कि सोने की खदान खोजते हैं, कहीं नया स्वर्ण मिलेगा और स्वर्ण लेकर नई मंडली भेजेंगे। खोजने निकले, चलते चलते नेपाल चले गए। नेपाल के शासकों ने बंदी बना लिया। अब राजा की स्थिति बड़ी विकट, स्वर्ण के खोज में निकले थे, बंदी बना लिए गए। बड़े विचलित उसके पुत्र मिले। पुत्र ने कहा कि नेपाल के शासक चाहते हैं कि जो राशि तिब्बत के लोगों ने एकत्रित की है उसको हम नेपाल के शासकों को दे दें। दे देंगे, छूट जाएंगे। लेकिन राजा का मन बहुत विशाल था। राजा ने कहा, मेरी उम्र की अवस्था अब लगभग क्षीण होने को है। जितना कुछ मुझे देखना था मैं देख चुका हूँ, कुछ और वर्ष मात्र आयु शेष होगी। यदि उस राशि जिसको पूरे तिब्बत के लोगों ने ज्ञान को आमंत्रित करने के लिए एकत्रित किया है उसको व्यर्थ कर देते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक मंडली पुनः भेजो उसी राशि के साथ, और जाके विक्रमशिला में आचार्यों को बताओ कि आपके मना करने के कारण हमारे नरेश की क्या दुर्दशा हुई। और जब तब दोबारा मंडली आई, 3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 वर्षों तक आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान ने तैयारी में लगाए, क्योंकि लंबी यात्रा करनी थी। वैसे साधन नहीं थे जिससे हिमालय को आराम से पार कर सकते। विक्रमशिला के कार्यों को निपटाना था। लेकिन जब गए 3 वर्षों के बाद, ऐसे बीज बोए जिसका वहां का हर तिब्बती है, चाहे तिब्बत में रहता हो, चीन में रहता हो, भारत के किसी भाग में रहता हो, विश्व के किसी भाग में रहता हो, परंपरा स्थापित है जो कभी विक्रमशिला ने बोई थी। उस भूमि पर सोचे कि आचार्य का महत्व क्या था। पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आना चाहते थे, ऐसे आचार्य थे। आचार्यों का कैसा सम्मान था। लेकिन उसी भूमि पर आज जब देखते हैं, सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अखबारों में, पटना जंक्शन पर कैसी भीड़ लगी थी, अलग अलग स्टेशन पर कैसी भीड़ लगी थी। एक शिक्षक बनने की इच्छा में किस प्रकार की दुर्दशा हमारे आचार्यों की हो गई। वही भूमि है ना जिस पर कभी जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी, उस भूमि में जिसमें आचार्यों का ऐसा सम्मान था, क्या हम उस काल में जब कर पा रहे आज वैसा कर पा रहे हैं? इस भूमि पर कभी जब कुछ नहीं था, संसाधन नहीं था, बार बार मैं क्यों कहता हूँ संसाधन नहीं थे, आज की भांति संसाधन नहीं थे। लेकिन तब ऐसी प्रेरणा विद्यमान थी चंपा में, जो बहुत दूर नहीं है, आज भागलपुर में नाथनगर में हम जानते हैं। लेकिन विश्व भर के व्यापारी आते थे, व्यापार करने आते थे। वह तो केवल मार्ग था जहाँ समुद्र से नदी होकर लोग आते थे, वहाँ से अलग अलग मार्गों से पूरे भारत में जाते थे। और चंपा का प्रभाव ऐसा हुआ कि वियतनाम से आने वाले लोग इतने प्रेरित हुए, अपने देश का नाम उन्होंने चंपा रख दिया। तब की ही तो बात थी। उसी बिहार में जहाँ ऐसी उद्यमिता थी, जहाँ कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो बताया मगध में कितने प्रकार के अलग अलग व्यवसायों पर कर लगता है। उतने विवरण के साथ तो आज भी हम कर नहीं लगाते। बताता किस प्रकार के हमारे पूर्वज थे, कितनी दूर देखने वाली सोच थी, आगे चलने वाली सोच थी। यदि अखंड भारत का साम्राज्य कहीं बना, कहीं से बन सकता था, बिहार से ही क्यों बना? आज भारत की राजधानी दिल्ली है, अंग्रेज जब थे तब राजधानी कलकत्ता थी। बिहार से यदि बना तो कुछ तो बात होगी। इस बात को यदि हम समझ गए कि किस कारण से बिहार तब महान था, तो आज भी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार। एक दृष्टि देने का प्रयास, समझाने का प्रयास,
अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास, क्योंकि समाज को हानि दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग यदि जुड़ गए तो समस्याएं दिखती हैं नष्ट हो जाएंगी। जिस बिहार में कभी चंपा स्थापित थी, अभी कोरोना में सबने देखा कैसे पूरे देश भर से मजदूर पैदल चलकर आने के लिए विवश हो गए कि अपने गांव में रोजगार नहीं दे सकते, कि अपने जिले में उस प्रकार के अवसर पैदा नहीं कर सकते। क्या कमी है? जिनके पूर्वज जब कुछ नहीं था तब कर सकते थे, आज क्यों ऐसा हो गया? अगर सोचेंगे तो जान लेंगे, जान पाएंगे क्यों ऐसा हो गया। एक ही कारण है, यदि कोई रथ उसको 4 पशु मिलकर खींचते हों और चारों पशुओं में समन्वय नहीं है, कोई उसको आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं ले जाना चाहे, कोई कहे मैं तो अपने तरफ ले जाऊंगा, तो रथ चलेगा क्या? ऐसे रथ की क्या गति होगी? जिसमें अलग अलग पशु बंधे हैं वो हर अपनी दिशा में ले जाना चाहते हैं। और यदि हम अपने बिहार में एक रथ जब नहीं चल सकता, समाज में हम लड़ते रहेंगे, तो हम इस जाति के हैं, तुम उस जाति के हो, 5 लोग बैठे भी हैं सोचेंगे भाई तुम किस जाति के हो, उसके अनुसार ही हम अपनी मित्रता तय करेंगे, शत्रुता तय करेंगे, अपना व्यवहार तय करेंगे। तो उस बिहार की दुर्दशा तो होनी ही है। उस बिहार, उस प्राचीन काल में ऐसे भाव थे क्या? जब नंद वंश का उदय हुआ था, पूरे विश्व भर में आप देखिए कौन से लोग शासन करते थे? जो शासक वर्ग के थे, किस परिवार से चुनकर आते थे। राजा का बेटा उत्तराधिकारी होता था। लेकिन बिहार की सोच क्यों आगे ले गई? जहां पूरे भारत में भी हम उस समय के जनपदों को देखते हैं तो पाते हैं अधिकांश जनपद में क्षत्रिय शासन करते थे, व्यवस्था यही थी। लेकिन बिहार की क्या बात है? सोच अलग थी, दृष्टि अलग थी। मैं तो बिहट का रहने वाला हूँ, बिहट का नाम है बिहट तट, गंगा जी का तट, बड़ी दृष्टि। उसी दृष्टि से जब मैं बिहार को देखता हूँ तो पाता हूँ सोच अलग थी। इसी के नंद वंश का उदय संभव हुआ, समाज के सभी वर्गों ने स्वीकृति दी, तब जाकर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। और जब सामर्थ्यवान शासक करता है, जिसके अंदर सामर्थ्य और दृष्टि हो, चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब शासक के मन में इस प्रकार के भाव न हो, अपने क्षेत्र के उत्कर्ष के प्रति भाव न हो, क्षेत्र की दुर्गति होती है। इतिहास ने सिद्ध किया है, मगध साम्राज्य का उदय हुआ, वैशाली के लोग ऐसी दृष्टि जगी कि आवश्यकता नहीं कोई व्यक्ति शासक वर्ग से हो, किसी परिवार से हो, हम तो किसी को भी चुन सकते हैं। यही लोकतंत्र का आधार बना, जिसके जननी हमारे पैतृक गणतंत्र की वैशाली की भूमि रही। और वैशाली की भूमि क्या थी? जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, उत्तर पश्चिम में नारायणी गंडक और पूर्व में कौशिकी कोसी नदी स्थापित थी। पूरे क्षेत्र को वजी महाजनपद के रूप में, मिथिला के रूप में जानते हैं। 7,707 गणराजा चुने जाते थे, 7,707 चुनकर प्रतिवर्ष वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति को चुनते थे। सोचिए कैसे चुनते होंगे जब माइक नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर 2 व्यक्ति भी बात करेंगे तो 7,707 व्यक्ति क्या किसी निर्णय पर आ पाएंगे? आज यदि किसी कमरे में हम लोग बैठा दें, 40 लोगों को कह दें एक विषय पर सर्वसम्मति बना लो, बना पाएंगे? हर व्यक्ति अलग सोचेगा, हर व्यक्ति की मति भिन्न होती है, स्वीकार। लेकिन जब लक्ष्य कोई बड़ा हो, लक्ष्य राष्ट्र के हित में हो, मिलकर सोचना होता है, दृष्टि एक करनी होती है, तभी राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। और तब यदि हम बंदरों में बटेंगे तो जान लीजिए वैशाली की भूमि में जो गणराजा चुने जाते थे, जाति का आधार पर नहीं चुने जाते। अपने बिहार की बात, तभी तो सोच अलग थी, इसमें विश्वविद्यालय स्थापित कर पा रहे थे। उस प्रकार की उद्यमिता थी कि हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लोग पढ़ने आते थे बिहार। लेकिन आज यदि हम लड़ेंगे, युवाओं की दृष्टि क्या होगी? चुनाव आता है तो देखते हैं, पत्रकार भी पूछते हैं भाई किस जाति के कितने वोट हैं, इस सीट पर इस जाति का बोलबाला है। क्या हो गया उस बिहार को जो वेदांत की भूमि थी, जिसमें किसी व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भेदभाव देखने की परंपरा नहीं थी, अलग सोचने की परंपरा थी। तो आज यदि हम भेदभाव में संघर्ष करते रहेंगे तो कहाँ आगे जाएंगे? एक रथ नहीं जा सकता तो बिहार कहाँ आगे जाएगा? यहाँ तो इतने असंख्य लोग हैं।
अभियान का उद्देश्य क्या है? अच्छे लोगों को जोड़ने से पहली बात सोच बड़ी होनी होगी। छोटे छोटी बात अगर हम सोचेंगे डरेंगे तो बिहार का उत्कर्ष नहीं। अपने जीवन काल में भी हम चाहते हैं बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। प्रयास करना होगा, सामाजिक प्रयास करना होगा। राजनीतिक प्रयास कुछ समय के लिए होते हैं, किसी पद के लिए होते हैं, किसी चुनाव के लिए होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए होते हैं। लोगों के जुड़ने से ही सफल होते हैं, एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते। और तब व्यक्ति को यदि उस उतना उद्देश्य बड़ा हो, अपनी भूमिका लांघना पड़ता है। जब पश्चिम उत्तर से आक्रमण हो रहा था, यूनान से चलकर पूरी सेना चली थी, यूरोप जीत चुकी थी, पर्शिया जीत चुकी थी, जीतती आ रही थी, और अगला लक्ष्य भारतवर्ष था। एक आचार्य जो मगध के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र के थे, तक्षशिला में पढ़े भी थे, पढ़ाते भी थे। उन्होंने देखा कि तक्षशिला के नरेश राजा आंभी ने संधि कर ली। उन्होंने देखा आंभी ने संधि कर ली, आगे भी और जितने राजा हैं, छोटे छोटे गणराज्यों में भरभटा हुआ देश, यदि कोई राजा अकेला लड़ने की साहस भी करेगा तो उस यवन सेना को जो पूरे विश्व को जीतती आ रही हरा नहीं पाएगा। क्या करूं? और तब जब इस प्रकार का संकट आता है और व्यक्ति अपनी भूमिका लांघता है, एक नया इतिहास बन जाता है। आचार्य चाणक्य के मन में यदि इस प्रकार के भाव होते कि मैं तो केवल एक आचार्य हूं, मेरा काम तो केवल विद्यार्थियों को शिक्षण देना है, तो क्या अपनी भूमिका से बाहर आते? और यदि नहीं आते तो कैसे संभव होता कि जब यवन सेना आई उसका विरोध किसी राजकुल ने नहीं किया। पहला विरोध तक्षशिला के गुरुकुल ने किया, जिसके प्रतिनिधि कर रहे थे हमारे बिहार के अपने आचार्य, और जिसने युवक बिहार के थे। उस काल का स्मरण कीजिए जब बिहार के लोग तक्षशिला से लेकर एक ज्योति को चले और जोड़ते चले, छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को, और जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य को तब निर्मित किया जब करना आसान नहीं था। और एक दो वर्षों तक के लिए नहीं करे, सैकड़ों वर्षों तक स्थापित रहे। मन की भावना जब शुद्ध भाव से निकलती है, शुद्ध भाव से जोड़ती है। चाणक्य की दृष्टि अगर छोटी होती तो जब मगध में आकर धनानंद ने मना कर दिया, निराश हो गए। यदि उनकी दृष्टि छोटी होती तो सोचते कि शासक केवल क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन दृष्टि इतनी बड़ी थी कि एक युवक में जब उनको क्षमता दिखी, जाति का उन्होंने विचार नहीं किया। एक खेलते हुए युवक को चंद्रगुप्त को लेकर चले तक्षशिला गए। उसके माध्यम से उस अभियान का उन्होंने प्रारंभ किया जिसने पूरे भारत को जोड़ दिया। उस अभियान का उन्होंने प्रारंभ किया जिसके कारण यवन सेना को लौट जाना पड़ा। यवन सैनिकों के मन में इस प्रकार की बात डाल दी गई कि अभी तक तो जहां लड़े हो आसानी से जीते हो, लेकिन अब जहां तुम्हारी लड़ाई होनी है वहां मगध की सेनाएं जब चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। एक व्यक्ति के मन की दृष्टि किस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है अपने समय में, अपनी भूमि साक्षी रही, लेकिन तब कर सकी जब युवा शक्ति उसके साथ थी, सकारात्मक शक्तियां साथ थी, ऐसे लोग जो समाज के लिए तत्पर रहते हो साथ थे। आज अविनाश जी यहाँ पर आए हुए हैं, अविनाश यादव जी, इनके गांव में पिछले मई के महीने मेरा जाना हुआ। 7 वर्षों से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। विनय रंजन जी आए हुए हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया किस प्रकार से भावना जगी। 40 बच्चों को भोजन और आवासन के साथ निःशुल्क पढ़ाते हैं। क्यों हो रहे हैं इस प्रकार के प्रयास? ओपी सिंह साहब हैं, बड़े उद्योगपति हैं, गैस इंडस्ट्रीज के पूरे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या आवश्यकता है कि निकलकर समय समाज को दें? क्यों किसी व्यक्ति को अपनी परिधि लांघनी होती है? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में भाव है कि बिहार की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार जो आज है हम नहीं हैं। क्षमता तो हमारी ऐसी है कि आज भी हम पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं, विश्व को दिशा दे सकते हैं, लेकिन तब कर पाएंगे जब हम आपस में संघर्ष नहीं करें।
समतामूलक समाज का निर्माण कैसे होता है? यदि हम कहते रहे कि हम जातियों को नहीं मानते, भेदभाव को नहीं मानते, तो चीजें बदलेंगी क्या? बोलने से कुछ बदलता है क्या? लेकिन यदि हम कुछ प्रयास करें, जो सक्षम है आगे आए, उनके सहयोग के लिए जिसको आवश्यकता है, जैसे अविनाश कर रहे हैं, विनय जी कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जब महिलाएं जगी, तो आज गार्गी पाठशाला के 14 केंद्रों से 1500 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे बच्चे जो वंचित हैं, स्लम्स में रहते हैं। बगल में खगड़िया स्टेशन, बच्चे घूमते रहते थे, पढ़ते नहीं थे, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करते थे। लेकिन एक अनुभूति वर्मा जी के मन में इस प्रकार का विचार आया कि मैं भी यहाँ पर गार्गी पाठशाला प्रारंभ करूंगी। चीजें बदल गई। वही बच्चे आज 100 से अधिक की संख्या में प्रतिदिन पढ़ते हैं। अगर लेट्स इंस्पायर बिहार के ग्रुप्स में देखेंगे, संदेश देखेंगे, किस प्रकार से उन बच्चों में परिवर्तन आया है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते थे, स्वयं कविताएं भी सुनाते हैं, लेख भी लिखते हैं। परिवर्तन संभव है। पटना के अलग अलग 8 केंद्रों पर पाठशाला चल रही है। बेगूसराय में अभी प्रारंभ हुई। कैसे हो पाई? अगर अकेला एक व्यक्ति मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? यदि बोलता रहूं, लिखता रहूं, उस पर कोई सुने नहीं, कुछ संभव है क्या? लेकिन जब लोग जुड़ते हैं और मन से जुड़ते हैं, तभी गार्गी पाठशाला भी बन पाती है। जब लोग जुड़ते हैं, तभी ओपी सिंह साहब जब जुड़े तो हम लोगों ने वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट किया, स्टार्टअप समिट्स किए, युवाओं को प्रेरित किया कि अपने स्टार्टअप्स लगाइए। खगड़िया में एक स्टार्टअप लगा, डॉग वॉक। एक स्टार्टअप छपरा जिले के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लगाया गया। दोनों सफल हुए। अलग अलग क्षेत्रों में लोग प्रयास कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोगों ने केवल बिहार के लोगों को नहीं जोड़ा, उन बिहार के लोगों को भी जोड़ा जो बिहार के बाहर रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक विचार है कि अपने जीवन काल में उस बिहार को देखें जिसका भविष्य उज्जवल हो। हर व्यक्ति जो सक्षम है चाहता है कुछ करें, लेकिन कैसे करें इस बारे में दुविधा है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन, एक सामाजिक अभियान, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें हम लोगों को जोड़कर, ऐसे लोगों को जोड़कर प्रयास करें कि हम समाज को कुछ दें। और हम चाहते हैं कि हर गांव में इस प्रकार का एक अध्याय स्थापित हो। हर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय हो चाहे गैर सरकारी विद्यालय हो, उसके साथ समाज के प्रबुद्ध लोग जुड़े। अभी बेगूसराय में 2 विद्यालयों में दुबई अध्याय से लोग जुड़े। उन लोगों ने लैपटॉप दिया। एक विद्यालय में कुछ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ हुई कि जो अच्छा करेंगे उनको हम पुरस्कृत करेंगे। अब सोचिए 2 विद्यालयों इस प्रकार का हुआ। नवगछिया में एक विद्यालय था, उसको लंदन में रहते हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाने लगे कि अपने गांव के बच्चों को अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, ताकि जब बाहर जाते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स को छाटे ना जाए। छोटे प्रयास किसी एक व्यक्ति के वैसे मन में जो आज स्थापित है, अगर चाहे तो अपने परिवार के साथ समय दे सकता है, उसको बिहार के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब उसके मन में प्रेरणा जगती है तो अपने विद्यालय में योगदान करने के लिए तत्पर होता है, क्योंकि जानता है कि यदि मैं चीज़ों पर छोड़ दूं, मैं सोचूं कि कोई सरकार ऐसी आएगी जो सभी को नौकरी दे देगी, बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा संभव है क्या? कोई भी सरकार आ जाए, किसी दल की आ जाए, क्या हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है? क्या हर व्यक्ति को सरकारी शिक्षक बनाना संभव है? और यदि ऐसा सोचकर हम केवल इसी आधार पर प्रयास करते रहे, संघर्ष करते रहे कि हमको केवल सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो क्या बिहार का विकास संभव है? बिहार का विकास तो तब होगा जब उद्योग लगेंगे। उद्योग लगाने अचानक तो आएगा क्या? जिस भूमि पर कभी भगवान पुत्र के 3 वर्षावास हुए, उस भूमि के दियारे किस कारण प्रसिद्ध थे? कैसे लोगों की गतिविधि के लिए प्रसिद्ध थे? किस प्रकार के लोग शस्त्रों के साथ विचरण करते थे? भूमि की दृष्टि को समझिए। भूमि की दृष्टि वह थी जो ज्ञान के साथ थी। अवशेष आज भी पड़े,
लेकिन यदि भूमि की दृष्टि को हम नहीं समझेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। चीज़ें आगे तब बढ़ती हैं जब हम भूमि की दृष्टि को समझते हैं और लेकर चलते हैं। इतने आशान्वित भाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ क्यों मैं जानता हूं कि सफल होगा अभियान, क्योंकि मैंने देखा है। वर्ष 2006 में मेरी पोस्टिंग हुई थी बगहा। कितने लोग बगहा गए हैं? कोई नहीं गए। मेरी भी जब पोस्टिंग हुई थी तब मैं भी नहीं गया और बहुत कम जानता था। लेकिन अखबार में लोग मिनी चंबल कहते थे। भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कठिन है, उत्तर में हिमालय है, नीचे गंडक का दियारा है और लंबे समय से अपराधियों का साम्राज्य चलता था। ऐसे अपराधी जो स्थापित थे, खेती भी करते थे, बच्चों की शादियां भी करते थे, उनके बच्चे मुखिया सरपंच का चुनाव भी लड़ते थे और कुछ के बच्चे तो विधानसभा तक का चुनाव लड़ गए। लेकिन किस प्रकार का अपराध? उससे पहले पटना में सिटी एसपी थे, किडनैपिंग होती थी तो फोन पर पैसा मांगा जाता था। लेकिन बगहा में जब किडनैपिंग होती थी, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि फोन की भी आवश्यकता नहीं थी। गिरोह का एक व्यक्ति चिट्ठी लेकर आता था, घर में आके थमा जाता था और चिट्ठी में लिखा रहता था इतने पैसे देने हैं, इतना अनाज देना है, इतना तेल देना है, इतना चांद मार्का की लुंगी देनी है, इतना डोरा का बनियान देना है। ब्रांड भी लिखा रहता था और उसके नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, बिहार सरकार। नीचे गैंग का नाम, अलग अलग गैंग थे, उनका नाम था और सबसे नीचे लिखा रहता था इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है, अगर एक बार नहीं दे पा रहे हैं तो बार बार दे सकते हैं। इस प्रकार का अपराध था। तो लोग क्या कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है, वाल्मीकि की भूमि है। याद कीजिए वाल्मीकि क्या थे। अपने क्षेत्र को लोग किस प्रकार समझते हैं। अभी जैसे अब बढ़िया लखीसराय के दियारा में बहुत लोग बोलते सुनिएगा कि दियारा में ऐसा ऐसा लोग है, इतना दबंग है, और सुन के गौरवान्वित होते हैं कि देखो हमारा क्षेत्र तो ऐसा है। हम भी कोई दूर के नहीं, यहीं के नहीं है, सब जानते हैं। तो अलग अलग भाव से बोलते हैं कि फलना दादा है, फलना है। लेकिन उसी भूमि की दृष्टि उसी प्रकार चंपारण में जब बोलते थे तो चंपारण में बोलते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, रत्नाकर की भूमि। उस काल में रत्नाकर थे, लेकिन उस दृष्टि को जब हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया तो पहला काम क्या किया? गन्ना लगा रहता था, 320 एकड़ चिन्हित किया और चिन्हित करके कहा उसकी जो राशि थी करीब 20 लाख रुपए 2006-07 में सरकारी खजाने में जमा हुई। आर्थिक रीढ़ टूटी और तब हम लोगों ने जितने भी डकैत थे उनके परिवारों से कहना शुरू किया, तुम कहते हो चंपारण से अपराध नहीं मिट सकता क्योंकि रत्नाकर की भूमि है। मैं कहता हूं रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता है? तुम्हारी भूमि का संदेश परिवर्तन का है। जहां रत्नाकर वाल्मीकि हुए, इसी कारण से भूमि पूज्य हो गई और वाल्मीकि आश्रम घूमने लोग आते हैं। तुम्हारी भूमि का संदेश परिवर्तन का है, चूंकि कभी यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ जब आए तो यहीं रमपुरवा में अपने उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। तुम्हारी भूमि का संदेश परिवर्तन का है। जहाँ दक्षिण अफ्रीका से चलकर कोई बैरिस्टर आए तो महात्मा कहे गए और एक नए स्वतंत्रता आंदोलन को स्वरूप दिया। उस भूमि के लोग यदि आज कहें कि अपराध नहीं मिट सकता तो दृष्टि आपकी भ्रमित हो चुकी। और जब इस प्रकार के भावों को हम लोगों ने डकैतों के परिवारों से बात की और कहा कि अपनी भूमि के प्रति तुम्हारा क्या दायित्व है, इसका भी स्मरण करो और छोटा से यदि हृदय परिवर्तन करते हो, अपनी भूमि के संदेश को ग्रहण करते हो जो परिवर्तन की भूमि है, तो भविष्य भी परिवर्तित हो जाएगा। सुनने में लगता होगा कैसे संभव हुआ होगा, लेकिन संभव हुआ। 26 मरे गिरोहों ने समर्पण किया 1 वर्ष के अंदर, और जहाँ किडनैपिंग की संख्या 150, 100, 50 प्रति वर्ष होती थी, लोग हार मान चुके थे। पुलिस करने का अभियान चल चुके थे, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर।
नतीजा शून्य था। उस क्षेत्र में जब इस प्रकार की बात हुई, लोगों ने समर्पण किया और बिहार के सबसे बड़े उस समय के अपराधी ने समर्पण किया 2008 के 24 मई को। आज भी बघा जेल में बंद है। 130 से अधिक मुकदमे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और नेपाल में। जब समर्पण हो गया तो बघा शांत हो गए। किडनैपिंग की संख्या शून्य पर आ गई और तब उस जंगल में घूमने के लिए फॉरेस्ट के लोग नहीं जाते, डर था किडनैप हो जाएंगे। आज दिन में रात में किसी भी समय आप जा सकते हैं। वाल्मीकि नगर में भ्रमण कर सकते हैं, नए नए होटल खुल गए हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं सफारी करने, बाघों को देखने, बाघों की संख्या भी बढ़ रही है। कैसे संभव हुआ? भूमि के संदेश को हमने ग्रहण किया। उसी प्रकार त्यागी जी आए। त्यागी जी उस समय रोहतास में थे। इन्होंने बड़े नजदीक से देखा किस प्रकार रोहतास का परिवर्तन हुआ। वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे। रेहल गांव में पहाड़ी पर उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वर्ष 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे विक्रमगंज में। पटना से केवल 1-1.5 घंटे की दूरी है। दिन में उग्रवादी आक्रमण में शहीद हुए। अनेक थानों पर हमले होते थे, अनेक लोग मारे जाते थे। लखीसराय के लिए कोई बहुत अपरिचित बात नहीं है। यहाँ भी कजरा की पहाड़ियों में जिस प्रकार से कभी पुलिस की टीम किडनैप होती थी, सभी साक्षी है, सबने देखा है। लेकिन परिवर्तन कैसे हुआ? उस पहाड़ी पर जहाँ सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर का जंगल था, पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था। उग्रवादी लिबरेटेड जोन के रूप में मानते थे। उग्रवादियों से पहले डकैतों का प्रभाव था। अनेक डकैत पकड़े गए, मारे गए 1990 के दशक में। और जब डकैतों का वर्चस्व घटा, उग्रवादी हावी हो गए। इस प्रकार हावी हो गए कि लगभग 1/3 जिला पुलिस के नियंत्रण के बाहर था। एक भय पूरे जिले वासियों के मन में समाया था। लेकिन कैसे चीजें बदली? प्रयास तो हम लोगों ने भी किया कि शस्त्रों के प्रभाव से चीजों को बदलें, लेकिन शस्त्रों के प्रभाव से युद्ध में विजय तो नहीं होती। क्योंकि रोहतास किले का अपना इतिहास था। मुगल भी जब आए थे, मुगलों ने कहा था कि इस किले को बल से नहीं, केवल छल से ही जीता जा सकता है। तो इतिहास साक्षी है। सम्राट शेरशाह सूरी जो अफगानिस्तान के थे, अफगान शासक थे, उनके द्वारा भी जब दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई तो बल से नहीं की जा सकती, छल से ही किया गया। जब आदिवासी उराव लोगों से भी दुर्ग को जीता गया, बल से नहीं जीता गया। रोहतास में परिवर्तन कैसे आया? जितने उग्रवादी थे, अधिकांश का समर्थन आदिवासी करते थे। उराव थे, खरवार थे, चेरो भी थे। उनके मन में हम लोगों ने एक भाव देखा, गौरव का भाव, अपनी भूमि के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम से जिला जाना जाता था रोहतास। और जितने भी खरवार थे स्वयं को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के वंशज मानते थे। उस भाव को जब हम लोगों ने ग्रहण किया, भूमि के संदेश को ग्रहण किया, तो हमने कहा कि तुम्हारे पूर्वज जब इतने यशस्वी थे, 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, जिसको मुगल काल में जब लेखक फरिश्ता ने लिखा, उसने कहा दुर्ग अभेद्य है, जिसके बारे में सबने अलग अलग व्याख्या की। वह सृजन करना जानते थे, इसीलिए तुम्हारा क्षेत्र महान था। पूर्वी भारत की राजधानी तब थी जब मुगल में अकबर का शासन था, जिसमें आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश इसी रोहतास किले से शासित होता था। लेकिन उस किले की स्थिति क्या हो गई, जहाँ दिन में भी लोग जाने भयभीत होते हैं, जहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पर काले झंडे लहराए जाते हैं, जहाँ स्वतंत्रता के बाद कभी राष्ट्रीय ध्वज लहराया ही नहीं। और तब जब लोगों से हमने जोड़ा, पूरे जिले के लोगों को हम लोगों ने संगठित किया, अच्छे लोगों को संगठित किया और कहा थोड़ा योगदान कीजिए। अगर आप चिकित्सक हैं, हमें एक दिन दीजिए, हमारे साथ चलिए, हम आदिवासियों के निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना चाहते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं, कुछ आंशिक दान दीजिए, हम आदिवासियों के लिए कंबल बांटना चाहते हैं। जो शिक्षित लोग थे उन लोगों से हमने कहा आप जुड़िए, हम यहाँ के विद्यार्थियों को बुलाकर पर्यटक गाइड की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। क्योंकि रोहतास किले पर यदि कोई घूमने जाए, पर्यटन की संभावना असीम है। एन अकबरी में लिखा है 100 से अधिक झरने इस पहाड़ी पर विद्यमान है, जो अत्यंत ही मनमोहक है। लेकिन उसकी दुर्दशा क्यों हुई? और तब जब लोग जुड़े,
हम लोगों ने अभियान चलाया। जो बच्चे थे, आदिवासी थे, उनको टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। जानते हम भी थे कि नक्सल के डर से कोई टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन दृष्टि बदल रहे थे, सोच बदल रहे थे। जिनके सोच में केवल यही था कि उग्रवादी का शासन नहीं मिल सकता, उनकी सोच में इस प्रकार के भावों को जागृत कर रहे थे कि क्षेत्र में परिवर्तन संभव है। उग्रवादियों का उन्होंने विरोध नहीं किया, समाज को जोड़ रहे थे और इस प्रकार के काम हुए। सोन महोत्सव नाम से हम लोगों ने उसको अभियान को प्रारंभ किया। समय नहीं लगा, केवल 1 से 1.5 वर्ष में ऐसा परिवर्तन आया कि जो उग्रवादी अपनी शरण स्थली को अभेद्य मानते थे कि आदिवासी तो हमारे बुद्ध हो ही नहीं सकते। उन्हीं उग्रवादियों का हर आदिवासी ने विरोध करना प्रारंभ किया कि तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। क्षेत्र का विकास यदि चाहते हो तो तुम्हें हमारे क्षेत्र को छोड़ना होगा। और तब उन उग्रवादियों पर, जो पुलिस के शस्त्रों के साथ घूमते थे, ऐसा दबाव बना, लोगों ने उनका समर्थन करना छोड़ दिया, आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और जिस रोहतास किले के पास कभी उस पर भी गोलियां चली थी, जहां रात तो क्या दिन में लोग नहीं जाते थे, जब उग्रवादियों ने समर्पण कर दिया, ऐसी शांति बनी कि आज दिन में, रात में, किसी समय आप जा सकते हैं। वर्ष 2021 के दिसंबर में उसी किले पर फिर से जब सोन महोत्सव मनाने हम लोग गए, आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, लड़के ढोल बजा रहे थे। 40 किलोमीटर तक लोग पुष्प गुच्छ लेकर, मालाएं लेकर, वाद्य यंत्रों के साथ, सिंगा ढोल के साथ स्वागत कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को लोग असंभव मानने संभव हुआ, इसी कारण से जो मैंने देखा है, जब भूमि के संदेश को ग्रहण करते हैं, उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन आवश्यकता है अलग सोचने की, बड़ा सोचने की, संघर्षों से मुक्त सोचने की और कुछ योगदान करने की। यदि सोचते रहेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, योगदान नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में बहुत उज्जवल हो? चाहते हैं कि नहीं चाहते? अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? कब होगा, भविष्य में होगा? अपने जीवन काल में कितना लोग देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो जिस प्रकार की भावना रोहतास के आदिवासियों के मन में आई थी, उनके क्षेत्र के विकास को जो लोग बाधित कर रहे थे, उन पर दबाव बना, चीजें बदल गई। उसी प्रकार के भावों के साथ योगदान करना होगा, भूमि के संदेश को समझना होगा। और तब यदि हमने संगठित हुए और इस प्रकार से हमने अच्छे लोगों को जोड़ना शुरू किया, शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 मंत्र हैं। शिक्षा के विकास के हम लोग प्रयास करें, जैसे अविनाश जी कर रहे हैं, विनय जी कर रहे हैं, गार्गी पाठशाला में महिलाएं कर रही हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में लोग कर रहे हैं, शिक्षादान की योजना चला रहे हैं। सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के प्रयास हम कर सकते हैं। मेंटर योर स्कूल अपने विद्यालय से जुड़कर जो सक्षम है, विद्यालय का सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप में कर सकते हैं, शैक्षणिक रूप में कर सकते हैं, जिस रूप में आप कर सकते हैं। कोई भी सहयोग छोटा नहीं होता। चिकित्सक जब जुड़ते हैं, चिकित्सकों के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर हम लोगों ने लगाए। पटना में 11,000 से अधिक लोग जीवक अध्याय के माध्यम से लाभान्वित हुए। उद्यमिता के प्रयास और लखीसराय की भूमि से मैंने पहले ही कहा, विशेष अपेक्षा, विशेष आकांक्षा है। प्राचीन काल से ही जागृत भूमि रही, जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध भी 3 वर्षों तक उनको वर्षावास का उन्होंने चयन किया। इस भूमि पर भी कुछ नया संदेश होना चाहिए। इस भूमि के विशाल दियारे से जो धरोहर, फ्यूल और गंगा की धाराओं से आच्छादित है, कुछ प्रेरणा के पुंज जागृत होने चाहिए, जो पूरे बिहार को जागृत करें, गौरवान्वित कर दें। मैं वही देखना चाहता हूँ, यही कारण लखीसराय संवाद का। मैं डीआईजी रहा हूँ, इस क्षेत्र को बहुत नजदीक से जानता हूँ, किस प्रकार भाई भाई से लड़ता है और लड़कर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, उसको भी मैंने देखा। इस प्रकार के संघर्ष के भाव होंगे तो आगे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा त्याग, निस्वार्थ त्याग, इस प्रकार की भावना को जागृत करना होगा। जो सही है उसको सही कहना होगा, जो गलत है उसको बोलने का साहस रखना होगा। बिहार कौन बदलेगा? आसमान से कोई आएगा क्या जो अचानक बिहार को बदल देगा? यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा कभी नहीं।
बिहार तभी बदलेगा जब व्यापक जन अभियान होगा, सामाजिक क्रांति आएगी, हर व्यक्ति जागृत होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा जब वह ईमानदार होगा। वास्तविक परिवर्तन वही कर सकता है जो ईमानदार हो, जिसके मन में छल कपट नहीं हो, जिसका मन शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो। ऐसे व्यक्ति के मन से ही निकले भावों से लोग जुड़ते हैं, जो लंबे समय तक जुड़ते हैं। तो अखंड भारत मात्र 1-2 वर्षों के लिए नहीं बना, लंबे समय तक बना रहा, स्थापित रहा, क्योंकि जोड़ने वाले भाव शुद्ध थे, ईमानदार थे। आचार्य चाणक्य के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में केवल इस प्रकार का स्वार्थ जाग जाए कि अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए मैं जनता का अहित कर सकता हूं, उस राज्य की दुर्गति निश्चित, क्योंकि हर प्रकार के समझौते के लिए ऐसे व्यक्ति तत्पर होंगे। हमें उस प्रकार के समाज का निर्माण करना है जिसमें उत्कृष्ट चरित्र के व्यक्ति अत्यधिक संख्या में हो। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार। वही बदलेगा बिहार तो हो सकता है ईमानदार, तो पहली बार उस ईमानदारी के साथ चलना होगा। यही संदेश बिहार के हर युवा को हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि शॉर्टकट्स में लगोगे, परीक्षा तो पास कर जाओगे, लेकिन तुरंत फिर धराशायी भी हो जाओगे। वास्तविक ज्ञान होगा तो निश्चित उत्कर्ष को प्राप्त करोगे, तो ज्ञान की सीमा असीम है, और ज्ञान के प्रकाश से जब क्षेत्र लाभान्वित होता है तो कहाँ तक पहुंचेगा उसकी भी कल्पना असीम है, कल्पना नहीं कर सकते। और जिस भूमि संसाधन नहीं थी, आज संसाधन है, जोड़ सकते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार में करीब 61,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं। आज आप लोगों का भी हम नंबर ले रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको लोग जोड़ेंगे। एक एक व्यक्ति को जोड़कर धीरे धीरे उस महाअभियान को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कभी कोई यज्ञ प्रारंभ होता है, उसमें आहुति पड़ती है। आहुति जब पड़ती है, शुद्ध मन से पड़ती है, तो यज्ञ धीरे धीरे दावानल का स्वरूप ग्रहण करता है, जंगल की आग की तरफ फैलता है, हर व्यक्ति को, हर अंश को प्रभावित कर देता है। बिहार बदलने के लिए कुछ वैसा ही करना होगा। आसान नहीं है कि हम कह दें और हो जाए, लेकिन प्रयास करेंगे तो संभव है। अपने जीवन काल में ही संभव है, लेकिन समझना होगा, चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा, संघर्ष छोड़कर सहयोग करना होगा। आज नवादा से भी चलकर लोग आए हैं, कश्मीर जी पूरी टीम लेकर आए हैं। नवादा में इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। आशीष रंजन जी बैठे हैं, पटना से चलकर आए हैं। पटना में अभियान के संदेशों को प्रसारित करने का अच्छा योगदान इनके द्वारा किया जा रहा है। अनेक ऐसे लोग जुड़े हैं, सोनू जी रहते पटना में हैं, दिल्ली में भी कार्यक्रम होता पहुंच जाते हैं। आपके लखीसराय अध्याय के मुख्य समन्वयक। उस प्रकार की भावना जब जगती है तो व्यक्ति अपनी परिधि लांघता है, और जब अनेक व्यक्ति मिलकर शुद्ध भावों के साथ अपनी परिधि लांघेंगे, बिहार के हित में काम करेंगे, तो बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लेकिन केवल यदि कुछ व्यक्ति मिलकर ऐसा प्रयास करते रहे तो अभियान सफल होगा क्या? कुछ ही लोग बंद कमरे में छोटे छोटे बैठकों में बात करते रहे तो अभियान सफल होगा क्या? क्या आवश्यकता है? अधिक से अधिक अच्छे लोगों को बिना जात पात के बंधनों को देखते हुए, बिना संप्रदाय के बंधनों को देखते हुए अभियान के साथ जोड़ने की, संगठित करने की। संगठित शक्ति जब आगे बढ़ती है, समाज के उत्कर्ष में बढ़ती है, राष्ट्र हित में बढ़ती है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। और बिहार में उसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। तभी हम कर सकेंगे अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। यदि चाहते हैं बदलना बिहार, यदि चाहते हैं अपने पूर्वजों की भूमिका करना पुनरुद्धार, मिलना होगा। और उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना होगा, महिलाओं को शिक्षित करना होगा, महिलाओं के अंदर जो स्थापित है उनके अंदर उद्यमिता की भावना का प्रयास प्रसार करना होगा। इन भावों पर भी जो अभियान के साथ महिलाएं जुड़ी प्रयास कर रही हैं, अभी छोटे प्रयास हैं। गार्गी पाठशाला की बात की, 1500 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उद्यमी सखी सम्मेलन हुआ, गार्गी कला कौशल केंद्र के माध्यम से वैसी वंचित महिलाओं को कला कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्वरोजगार कर सकें। सुनने में भी छोटे हैं, लेकिन यदि इस प्रकार के प्रयास
हर गांव में होने लगे, हर प्रखंड में होने लगे, हर विद्यालय में होने लगे। आवश्यकता तो केवल प्रेरणा की है, सामर्थ्य तो यहाँ विद्यमान है। बार बार इस बात का मैं स्मरण कराता हूँ, वही भूमि है जिसमें तब अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित करने की क्षमता थी, क्योंकि हम जोड़ना जानते थे। यदि तोड़ने जानते, तोड़ते रहते तो स्थापित नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर, समाज से जोड़कर राष्ट्र तक पहुंचने की जो क्षमता हमें थी, उसको हम भूलते जा रहे हैं। अपने स्वार्थों के कारण समाज को हम तोड़कर केवल स्वयं स्थापित होकर अपने जीवन के लिए सोचकर मुक्त होना चाह रहे हैं। और जब ऐसा होता है, समाज की दुर्गति होती है। जिस समाज में बड़ी सोचने की क्षमता तब थी, आज भी है, आवश्यकता केवल जागृत करने की है। हनुमान जी में क्षमता थी, लेकिन भूल चुके थे। जागृत हुए तो लंका तक पहुंच गए। बिहार जब जगेगा, भारत को जगाएगा। तो नई परंपराओं का वाहक बिहार रहा है, नए अपवादों को प्रस्तुत करने की भूमि बिहार रही। और यही आह्वान जब मैं अकेला करूंगा, अकेला ही करता रहूंगा। लखीसराय पिछली बार 15 मई 2022 को आया था, आज फिर 26 अगस्त 2023 को आया हूँ। बीच में क्यूल में भी आया था, मई महीने में कार्यक्रम था, बीच में अविनाश जी के गांव पर जाना हुआ था। मैं तो बार बार आऊंगा, लेकिन यदि जिस संदेश को लेकर मैं घूम रहा हूं, उसके वाहक हम सभी बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए, तो सोचिए उसका प्रसार किस तीव्र गति से होगा। यदि संदेश को हमने वहन किया, धारण किया, पूर्वजिक दृष्टि को हमने धारण कर समझना शुरू किया कि भूमि का परिवर्तन तब होगा जब उसमें मैं योगदान प्रारंभ करूंगा, तभी जो दृष्टि अभियान की है संभव होगी। हर व्यक्ति की आवश्यकता है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, और अंत में यदि बिहार बदलना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। मैं बोलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, तो आप बोलेंगे मैं बदलूंगा बिहार। मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, तो आप बोलेंगे मैं करूंगा। अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। मैं बदलूंगा, जोर से ऊर्जा दिखनी चाहिए, बिहार की ऊर्जा। मैं बदलूंगा, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। मैं बदलूंगा बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। जय हिंद।